क्या वाकई जो घबराने का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया रहमान अजहर साहब। आपको मालूम है कि 33 माह की हमारी हुकूमत है और उसमें 15 महीने कोविड में गुजर गए हैं और कोविड में 5 माह ऐसे थे जो लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह था। इसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी ने ग्रो करना शुरू किया है। यानी अगर आप तकाबुली जायज़ा लें तो बाकी हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं बहुत ही बुरी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है कि उसने पाकिस्तान के यानी हालात को उतना ख़राब नहीं होने दिया और ये अल्लाह का एहसान है। और दुनिया की WHO और दीगर तंजीमों ने दूसरे मुल्कों को कहा है कि पाकिस्तान ने जिस पॉलिसीज़ को इख्तियार किया कोविड में, आप उन पॉलिसीज़ को इख्तियार करें ताकि जिस तरह उन्होंने अपनी मईशत को संभाला दिया है बाकी मुल्क भी उससे बच सकें। आपको ये बात मालूम है हम बेहतरीन जो 4-5 ममालिक हैं उनके अंदर हमारा शुमार होता है। उसके अलावा पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि ज़राई शोबे के अंदर, मैं ये बात आज से नहीं तकरीबन 1 साल से कह रहा हूँ कि किसी को, ये तो आप कह सकते हैं कि फलां फसल कम हुई टारगेट से, लेकिन किसी फार्मर को आज तक ऐसा कोई एक आदमी नहीं है जिसे मुनाफा ना हुआ हो। चुनाचे मजमूई तौर पे हमारी 65% जो आबादी है उसके अंदर यानी ग्रोथ हुई, ज़राई इकॉनमी की ग्रोथ हुई और फार्मर को, आपको पता है 90% से ज्यादा पाकिस्तान में स्मॉल लैंड होल्डिंग है, 12 एकड़ से 10 एकड़ से कम के जिम्मेदार हैं। उनके घरों के अंदर यानी रुपया पैसा बेहतर हुआ, पर एकड़ यील्ड उनकी बेहतर हुई। चुनाचे इस तरह बेहतरी आई। फिर जो यानी गुज़श्ता साल पैकेज दिए गए कोविड के दौरान, यानी एक्सपोर्ट उसके नतीजे में, यानी पिछले 15 बरस के रिकॉर्ड टूट गए एक्सपोर्ट के और वो लोग के जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया। फिर जो ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसके तहत घरों के लिए जो एक पॉलिसी दी गई वो उसमें बड़ा वक्त लगा क्योंकि उसमें कानूनी मसाइल थे, 2 साल लगे कानून बेहतर करने में। अब वो उसके ऊपर भी जाहिर है उसके नतीजे में हुआ, तभी आप देख रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है, रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर हुआ है, हमारा डॉलर जो है वो मुस्तहकम हुआ है। ये असल में इन्हीं अय्याम और इन्हीं माह साल के अंदर हुआ है जो गुज़श्ता 2.5-3 साल गुजरे हैं। चुनाचे मैं ये समझता हूं कि ये कैसे सर आप सबसे बड़ी जो तनकीद होती थी चौधरी साहब, जो जलसे हमने देखे, जो PDM की तहरीक थी, उसमें सबसे बड़ा इशू तो मईशत का ही था। सबसे ज्यादा तनकीद वो इंतखाब वाला मसला है, धांधली वाला, बट उसके साथ साथ ये मईशत वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ये मामला भी जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है, ये अब हुकूमत के काबू में आ गया है? ये अल्लाह ताला का एक एहसान है कि ये हुकूमत कह सकती है कि हमने इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और ये कंट्रोल होना शुरू हुआ है। यानी पिछले 6 से 8 महीने के अंदर यानी हम बेहतरी की तरफ बढ़े। यानी सारे इशारिये, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, सारे वो इशारिये जो किसी भी इकोनॉमी को देखने के लिए होते हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जो ही इस साल का इख्तिताम होगा, यानी इस माली साल की नहीं बात कर रहा, कैलेंडर ईयर का इख्तिताम होगा, दिसंबर आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बेहतरी हो जाएगी। महंगाई के बारे में मैं एक ही दफा कर देता हूं, जावेद अब्बासी साहब, सारी दुनिया के अंदर इस कदर बड़े पैमाने के अंदर महंगाई हुई है कि उसमें भी पाकिस्तान में कम अज कम महंगाई हुई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो। जब कुव्वत खरीद में इजाफा होगा कैसे होगा? 1350 रुपए की जो आप ये कह रहे हैं कि हमने 1800 में उतनी महंगाई नहीं हुई जितनी बाकी दुनिया में हुई है। आप ये कह रहे हैं कि बाकी दुनिया में हुई और हम कुव्वत खरीद में इजाफा कर रहे हैं, लोगों की तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर रहे हैं। तो चुनाचे मैं ये समझता हूं कि जूं यानी बेहतरी ये मईशत का पहिया चलेगा और उससे इंशाल्लाह मईशत में बेहतरी आएगी। अगले वक्फे में मैं वो बताना चाहूंगा। जावेद अब्बासी साहब, सर आप लोग बहुत एतराज करते हैं महंगाई पर। ठीक जी, जावेद अब्बासी साहब, सर बड़ा ताड़ा एतराज है सर महंगाई पे। वो कह रहे हैं उतनी महंगाई नहीं हुई जितनी बाकी दुनिया में हुई है, और अगर हुई भी है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ जाए और इस पर जो है वो काबू पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान आज़ाद साहब। एक तो आज आपने अपने इंट्रो में प्राइम मिनिस्टर साहब का भी और
जब ये एडवाइजर है फाइनेंस के, उनका सनाया कि उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है। ये हम कभी ना घबराते कि अगर आज से कोई 4 या 5 वीक पहले जब शौकत तरीन साहब को ये पोजीशन पे बिठाया गया एज एडवाइजर फाइनेंस और हफीज शेख साहब को रुखसत किया गया और शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पिक्चर दिखाई थी, हमें जो फैक्टर फिगर उन्होंने दिखाए थे, जो हुकूमत की कारकर्दगी उन्होंने दिखाई थी, वो बड़ी खौफनाक उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी बंद गली में पहुंच गए। पहले वाली दिखाई थी, पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अब वाली नहीं, जो 4 वीक 5 वीक पहले की थी जब वो एज एडवाइजर बने थे, उसी दिन या दूसरे दिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मेहरबानी करके उस पर आपने प्रोग्राम भी किया होगा, आपके सामने है। वो जो तस्वीर उन्होंने इस हुकूमत की दिखाई थी, वो जो इस हुकूमत की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज उन्होंने दिखाई थी, वो इस इकानमी की जो पोजीशन उन्होंने दिखाई थी, वो बहुत खौफनाक थी। और साथ ही वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बंद गली में पहुंच गए हैं। उन्होंने एक बड़ी और बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने कहा कि हफीज शेख ने जो मायदे किए IMF की वजह से, काश वो ये मायदे ना करता, वो उनकी ये टर्म एंड कंडीशन ना मानता, वो उनकी डिक्टेशन ना लेता, तो ये जो टैरिफ, जो बिजली की कीमतें हैं, जो सुई गैस की कीमतें हैं, जो पेट्रोलियम बाकी कीमतें, वो इतनी बढ़ा के कि आम आदमी की जिंदगी उसने मुश्किल बना दिया। वो एक बड़ी चार्जशीट उसने हफीज शेख साहब के मुतल्लिक की है। फिर मैं दूसरी तवज्जो आपकी दिलाता हूं कि जब हफीज शेख साहब को इस मिनिस्ट्री से अलग किया गया तो हुकूमत ने भी एक बड़ी चार्जशीट शेख हफीज के ऊपर लगाई थी। उन्होंने कहा था कि ये इस मुल्क की इकानमी को ठीक करने में नाकाम हो गया है, ये बेरोजगारी को खत्म करने में नाकाम हो गया, ये महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया, और हमारी इसकी पॉलिसीज की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बुरी तरह नाकाम हो गई। ये दोनों बातें वो तो जो हुकूमत कहती थी, हुकूमत के कहने की वजह से ये इस एडवाइजर साहब जो अभी बता रहे हैं 5 हफ्ते में उनकी कौन सी बात मानूं, वो वहां ठीक थे या यहाँ ठीक थे, किसी एक जगह पे उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की है। अब चूंकि उन्होंने सेनेटर बनना है, अब ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी उनकी सेनेटर बनने की थी। जाहिर है उन्हें अब एज एडवाइजर मिनिस्टर ज्यादा अरसा रह नहीं सकते थे। जाहिर है हुकूमत की जो चौधरी साहब के कोलीग बन जाएंगे, जी कोलीग्स बन जाएंगे, और बड़ी अच्छी बात है कि चौधरी साहब और दोनों इकट्ठे मिलकर और बेहतरी लाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। लिहाजा घबराने वाली बात वो थी कि जब कुछ अर्सा आपने पहले देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक वक्त में कहा कि कौम को कि घबराना नहीं है, रमजान का महीना है, दुआएं करेंगे। इतना बड़ा तेल समुद्र से निकलने वाला है कि यहाँ दौलत की फरावानी होगी और हर आदमी खुशहाल होगा। कुछ ऐसे बात पता चला, वो तो प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं था, वहां से कुछ नहीं निकला। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इकोनॉमिक पॉलिसी खुद आपको पता है कि यहाँ कन्वेंशन सेंटर में लोगों को बुला के दिया, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, मैं आपको दुनिया की बेस्ट पॉलिसी देने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अंडे, कट्टे, मुर्गियां, देसी मुर्गियां और पूरी एक बड़ी लिस्ट उन्होंने बताई है कि हम प्रोवाइड करेंगे पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी और दूसरे लोगों को। कोई चीज वो जमीन पे नहीं आई है, बेहतरी नहीं हुई है, ना उस पर दोबारा तवज्जो दी गई है, ना दोबारा बातें की गई हैं। अब मेहरबानी करके इस वक्त इस मुल्क में जो महंगाई का आलम है, 400 से ज्यादा 500% कुछ चीजें, दवाइयों की कीमतें आप देख लें, चीनी, आटा, रोजमर्रा की, पेट्रोलियम की कीमतें देख लें। बासी साहब वो ये कहते हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ गई, ज़राअत तरक्की कर गई, ये फिगर्स देख के भी आपकी घबराहट जो है वो खत्म नहीं होती। ये बड़ा अच्छा बात आपने की है। इस महंगाई के तूफान में क्या इस बजट से किसी आम आदमी को फायदा होगा या नहीं होगा, ये जरूर आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं थी इसमें, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो बाहर पाकिस्तानी लोग रहे उन्होंने बड़ी तादाद में पैसा भेजा है, इनको एक कुशन जरूर मिला है। ये भी जरूर है कि टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्री को इसलिए भी मौका मिल गया कि चूंकि बांग्लादेश और इंडिया में वो जो इंडस्ट्री काम कर रही थी उस कोरोना की वजह से वो चीजें रुकी हैं, तो हमें जरा कुशन मिल गया। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी अगर अच्छी होती, हर बजट से पहले एक वजीर फायर न किया जाता। ये तारीख में, दुनिया की तारीख में देख लें कि कभी ऐसा होता है, हर बजट से पहले एक नया चेहरा लाया जाता है, एक नया आदमी बिठाया जाता है, उससे कस्में दिलवाई जाती हैं, कौम को उम्मीदें दिलवाई जाती हैं। मुझे यकीन है कि तरीन साहब के साथ भी ये हुकूमत वही सलूक करेगी जो इन्होंने हफीज शेख साहब से किया है। हाँ, ये मामला को 7-8 महीने बाद पहला तो स्टेप सर ये है कि वो दुआ है कि वो सेनेटर बन जाएं। सेनेटर बनेंगे तो फिर मेरा ख्याल है वो आगे मामला चलेगा, फिर हो सकता है वो अगले बजट तक भी जो है वो रहें। बट चौधरी मंजूर साहब, सर आपकी क्या पोजीशन है, आप घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे?
देखिए, एक बुनियादी बात जो देखने वाली है और खासतौर पर समझने वाली है, वो है आप अगर बजट पेश कर रहे हैं तो आपने जो गरीब तबका है, आम तबका है, उसके लिए क्या किया है। ठीक। एक तो आपने मुआहदा किया हुआ था, मुआहदे में आपने लिख कर दिया आपके वज़रान कि हम 25% तनख्वाह में करेंगे। अब आप लिखे हुए मुआहदे से, पहले मुआहदों से आप मुकर गए, इसी तरह से आप फिर मुकर गए। एक तो इसको देखना पड़ेगा अच्छा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह से मुकरना ही था तो फिर क्या जरूरत थी मुआहदा करने की, क्या जरूरत। दूसरी बुनियादी बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितनी है। अगर ये इन्फ्लेशन 11% या 11% से ऊपर बता रहे हैं तो इसमें एक बुनियादी चीज जो है वो सिर्फ देखने की है कि फूड इन्फ्लेशन कितनी है। और फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर 20% से ऊपर है। मैं चंद चीजों के यहाँ पे जरूर बताना चाहता हूँ ताकि एक सिर्फ हम ब्रेक डिस्कशन करते हैं, एक्चुअल जो रोज लोग चीजें खरीदते हैं उनको पता है कि महंगाई की क्या हाल। आटा जो है 2008 में 26 रुपए किलो था, 2013 में जो है वो 30 रुपए किलो हुआ। अच्छा। 2018 में 38 या 55 रुपए किलो और अब 75 रुपए किलो। ठीक। इस तरह से जो चावल था वो 75 रुपए किलो था 2008 में, फिर 61 रुपए किलो 13 में हुआ, फिर 76 रुपए किलो हो गया 18 में, और फिर 105 रुपए किलो इस वक्त दिख रहा है। दाल जो है माश की दाल वो 80 रुपए थी 8 में, फिर 13 में 132 रुपए, 18 में 144 और अब 300 रुपए पे है। ठीक है। तो दाल चना जो थी वो 60 की थी, फिर 8 में 84 की हो गई, 13 में 119 की हो गई, 18 में और 180 की होगी है। आई थिंक ये चौधरी साहब ये लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन मेरी जरा गुजारिश ये है कि अब ये जो गवर्नमेंट प्लान लेकर आई है कि हम आड़तीय का किरदार कम करेंगे, ये एक प्लान तो आज उन्होंने दिया, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात। क्या प्लान दिया? किसको? उन्होंने कहा जी कि आड़ती का किरदार कम होगा, स्टोरेजेस जो है वो बनाए जाएंगे, कोशिश होगी कि किसान जो है वो डायरेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ सेल तक जो है वो उसका जो है वो एक्सेस हो। ये जो कनेक्शन है ये क्या हुकूमत के लिए आपका बैकग्राउंड है लगा है, ये काम तमाशा? देखिए, ये खामखा एक नया तमाशा लगाने लगे हैं जिसकी कोई बेसिस ही नहीं। अच्छा, आप बताएं ना कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या है आपके पास? कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है। आप या तो बता दें कि ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, कोई ऑल्टरनेटिव स्टोरेजेस बनाने से आड़ती का किरदार कम, स्टोरेजेस जो है स्टोरेजेस आप मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आप मुझे ये बताएं सब्जी को आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं? बाकी स्टोरेजेस जो है, मक्की है, आजकल मक्की का सीजन है। हाँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि कंपैरेटिवली नून लीग के दौर से कीमतें जो है वो कंपैरेटिवली इस्तेहकाम रहा। हमारे दौर में 5 सालों में इस्तेहकाम रहा कीमतों में। हमने तो बाकायदा स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर देते थे जब कोई किसी किसानों के साथ जुल्म होता था। राइस पे किया, मक्की पे किया, वीट पे किया, सारी स्पोर्ट प्राइस हमने मुकर्रर की। अब कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, नून लीग के दौर में मक्की का बहुत बुरा हाल था, बाकी फसलों का भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन इनपुट्स कितनी महंगी हुई। मतलब हमारे दौर में हमने बिजली का बिल जो था यूनिट किसान को 5 रुपए का रखा था, आज कितने का है जरा बताएं तो सही। मैं ये सब ये फूड इन्फ्लेशन वाला मामला जो है वो उस पर आप डीजल को देख लें, आप पेस्टिसाइड्स को देख लें, आप खाद को देख लें। अगर मैं वो लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूं मैं सारी चीजें बता सकता हूं। ये जो में क्या थी, 13 में क्या थी, सारा बम्पर क्रॉप्स के दावे हैं और किसान, दो इंपॉर्टेंट चीजें इनका हुकूमत का कहना हुई है। एक तो क्रॉप अच्छी हुई और दूसरा किसान को पैसे मिल रहे हैं, अब उसके पैसे नहीं रुक रहे। मैं जरा ब्रेक के बाद, ये फूड इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंट इशू है, आप तीनों मेरे ख्याल है इस पर बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं। चौधरी साहब से भी जरा पूछेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये अशिया खुर्दोनोश की जो महंगाई है, इसी इशू पर हमारी डिबेट जारी रहेगी।